डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी के आरोह भाग 1 के गद्य खंड में निर्धारित पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी हैं। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी का यह सबसे बेस्ट चैप्टरों में से एक चैप्टर आपका है। शेखर जोशी ने यहाँ गलता लोहा के माध्यम से समाज में किस प्रकार की जातिगत भेदभाव पनपते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति लोगों की हीन भावना होती है, उसका बड़ा ही मार्मिक और सुंदर वर्णन किया है। बात करते हैं कहानी के सारांश की। तो कहानी के सारांश के पहले आप कहानी के मुख्य पात्रों को जानिए। कहानी के मुख्य पात्रों में सर्वप्रमुख पात्र है मोहन, दूसरा पात्र है धनराम, कहानी के तीसरे पात्र हैं मास्टर त्रिलोक सिंह और कहानी के चौथे पात्र हैं बूढ़े मुंशी जी। तो इस प्रकार से ये सभी कहानी के मुख्य पात्र हैं। इनमें सबसे प्रमुख पात्र मोहन है और धनराम, मास्टर त्रिलोक सिंह और बूढ़े मुंशी जी। आइए प्रारंभ करते हैं कहानी का सारांश। कहानी आपकी इस प्रकार से है कि एक गांव में बूढ़े मुंशी जी का इकलौता पुत्र है जिसका नाम है मोहन। वह अपने स्कूल में पढ़ने जाता है। जब वह पढ़ाई करता रहता है तो उस समय उसके जो अध्यापक रहते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह, वे उसके अध्यापक रहते हैं। उस समय उसके साथ धनराम और अन्य सहपाठी भी पढ़ा करते थे, किंतु मोहन पढ़ने में बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था और भले ही वह घर से गरीब भी था, लेकिन उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण मास्टर त्रिलोक उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहते थे और उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिए थे। जब कभी मास्टर त्रिलोक अपनी पूरी कक्षा से कोई प्रश्न पूछते, कोई सवाल पूछते, तो कक्षा से कोई भी बालक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तब मास्टर त्रिलोक मोहन से उस प्रश्न को पूछते और उसका जवाब मोहन तुरंत ही दे देता था। इस प्रकार से मोहन अगर सही अर्थों में कहा जाए तो मास्टर त्रिलोक की आंखों का तारा था, अर्थात वृद्ध मुंशी जी का वह प्रिय इकलौता पुत्र तो था ही, किंतु सबसे प्रिय छात्र मास्टर नाथ का मोहन ही था। मास्टर त्रिलोकनाथ उस पर बहुत ही गर्व करते थे और क्लास के सभी बच्चों को इस प्रकार से बताते थे कि मोहन की तरह पढ़ाई करना चाहिए। सारे बच्चों के मन में यह हीन भावना भी उत्पन्न होती थी और क्लास में रहने वाला एक बालक जो धनराम था, धनराम इसी से लुहार का लड़का था, बढ़ई का लड़का था। उसे मास्टर त्रिलोक बहुत ही शर्मिंदा करते और मोहन का उदाहरण सभी बच्चों को देते। तो इस प्रकार से यहाँ जातिगत भेदभाव चल रहा था। एक दिन प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई मोहन खत्म कर चुका था तो वृद्ध मुंशी जी को उसकी बड़ी चिंता सताने लगी। तभी उनके गांव में एक रमेश नाम का एक युवक जो लखनऊ में रहता था वो आया हुआ था। तो आप अन्य पात्रों में अगर यहाँ देखें तो रमेश को भी समझ सकते हैं, क्योंकि रमेश के साथ ही मोहन लखनऊ गया था, तो रमेश भी कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक होगा। ठीक है, जैसे कहानी बढ़ती रहेगी तो आपको ध्यान करना है। बाकी अन्य पात्रों में जो उसके घर में उसकी बहुएं थी, घर की स्त्रियां थी, आस पड़ोस के लोग थे जो मोहन से अपनी वस्तुओं को मंगवाते थे, ये सभी उसके अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन रमेश भी कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है। रमेश लखनऊ से आया हुआ था। वृद्ध मुंशी जी उससे कहते हैं कि बेटा मेरे लड़के को आगे पढ़ाना है, क्या करूँ? तब रमेश कहता है कि आप मेरे साथ अपने लड़के को भेज दीजिए, लखनऊ में हम लोग रहते हैं, मेरे साथ आपका लड़का रहेगा, मेरे ऊपर कोई भार की बात नहीं है। जहाँ इतने लोगों का भोजन बनता है, एक का भोजन और ही सही। तब वृद्ध मुंशी जी कहते हैं कि बिरादरी का तो बेटा यही सहारा होता है। बड़े उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं वृद्ध मुंशी जी और अपने लड़के मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा मोहन जब लखनऊ में जाता है तो उस परिवेश में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। और क्योंकि रमेश भी वहाँ दफ्तर में बाबू था, इसलिए किसी से अपने उस रिलेशन को, मोहन और रमेश का संबंध था, उसको कभी व्यक्त नहीं कर पाता और सामान्य रूप से वह उसे एक नौकर की तरह ही घर में स्थान दे पाता है। मोहन घर के सारे कामकाज करता है, यहाँ तक कि मोहल्ले में रहने वाले लोग, स्त्रियाँ सभी मोहन ये ला दो, मोहन वो ला दो, जैसे मानो उनके काम के लिए मोहन लखनऊ गया हो।
और ऐसे तैसे करके कुछ समय बीतता गया। जब छुट्टियां गर्मी की होती तब मोहन घर आने के लिए भी उसको समय नहीं मिलता था, क्योंकि मोहन के आ जाने से रमेश के घर का कार्य ठप हो जाता, अर्थात उसके घर में जितना मोहन काम करता था शायद और कोई काम करने वाला नहीं था। मोहन अब उनकी आवश्यकता बन चुका था, इस वजह से वो गर्मियों की छुट्टी में भी अपने घर नहीं आ पाता था। और जैसे तैसे करके वह अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करके गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने गाँव आता है। पिता से वार्तालाप होता है, पिता से अपनी सारी कहानी बताता है, किंतु वृद्ध मुंशी जी को बड़ा आघात पहुंचता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। और अपनी छुट्टियों को पूरा करके मोहन पुनः लखनऊ वापस चला जाता है। मोहन के लखनऊ वापस जाने के बाद अब रमेश के मन में एक चिंता सताती है कि मोहन की पढ़ाई कैसे आगे पूर्ण कराई जाए। मोहन जैसे तैसे करके अपनी इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है और अब बीए में एडमिशन कराने के लिए तैयार होता है, किंतु उस रमेश के घर वाले और रमेश स्वयं उसके बीए करने का पक्षधर नहीं था। वो कह रहा था कि आजकल बीए एमए के बच्चे तो बहुत सारे सड़कों पे फालतू टहलते हैं, इसलिए कोई टेक्निकल पढ़ाई आपको करनी आवश्यक है। तब रमेश को एक अपने परिचित के कारखाने में उसे ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए ट्रेनर के रूप में भेज देता है। मोहन धीरे धीरे वहाँ कारखाने में आते जाते और कार्य सीखता है और काम सीखकर अपनी नौकरी प्रारंभ कर लेता है। तब वह घर पे आता है, अपने पिताजी की स्थिति को देखकर, अपने पिताजी के वृद्ध शरीर को देखकर उनका हाथ बटाने के लिए, वह अपने हंसुए को बनवाने के लिए एक दिन धनराम, जो उसका बचपन का सहपाठी था, उसकी दुकान में जाता है। धनराम की दुकान में जब वह पहुंचता है तो धनराम उस समय लोहे की सलाखों को गर्म करके उसको एक रूप देना चाहता है। मोहन और धनराम दोनों एक साथ बैठते हैं, दोनों अपने बचपन की दिनों को याद करते हैं और तब मोहन हंसुए को धनराम बनाता है। जो एक लोहा गर्म कर रहा था उसे एक रूप देना चाहता था, लेकिन बार बार हथौड़ी की चोट करता था और उससे वह रिंग नहीं तैयार हो रहा था। अचानक ही मोहन ने धनराम के हाथ से वह हथौड़ा ले लिया और एक नपे तुले साधक की तरह, एक परिपक्व गूढ़ व्यक्ति की तरह उस पर हथौड़े से प्रहार करने लगा और थोड़े ही समय में उस लोहे को एक अच्छे सुडौल रिंग का आकार दे देता है। धनराम उसका मुंह अवाक होकर देखता है, क्योंकि आज तक धनराम के उस स्थान पर, उस सीट पर बैठकर कोई भी ब्राह्मण टोले का व्यक्ति ऐसा नहीं किया था, क्योंकि धनराम लोहार था और ब्राह्मण टोले के व्यक्ति जब धनराम की दुकान में जाते थे तो धनराम के पास खड़े भी नहीं होते थे, दूर से ही उसको बता देते थे कि ये मेरा काम करो, और वे लोग बाद में उसे तैयार होने के बाद लेकर चले जाते थे। धनराम को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोहन, जिसके ऊपर मास्टर त्रिलोक, उसके घर वाले, गांव देश के लोग इतने अधिक विश्वास करते थे कि पढ़ लिख कर मोहन एक दिन कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। मास्टर त्रिलोकनाथ की भविष्यवाणी का आज उसे अफसोस होने लगा, उसे बहुत ही दुख होने लगा। जो भविष्यवाणी मास्टर त्रिलोक बच्चों के सामने दिया करते थे, मोहन का उदाहरण बच्चों के सामने दिया करते थे, तो आज धनराम के मन में वह बात कचोटने लगी। तो इस प्रकार से इस कहानी का पूरा सारांश आपका समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के सारांश में पूर्ण रूप से उसका वर्णन, उसकी व्याख्या कर दिया है। तो कहानी के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करते हैं तो कहानी के मुख्य बिंदु आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उन मुख्य बिंदुओं का वर्णन करता चलूँगा। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुंज सेज थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे भेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कराएगा। बूढ़े के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही
उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा वृद्ध मुंशीधर कहते हैं, किंतु वहाँ बैठे उनके पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसी ही अनुत्तरित रह गई। और जब वृद्ध मुंशीधर ने ऐसा कहा तो मोहन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद का अर्थ मतलब धीमी हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भी उससे दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता है। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका सम्मेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। ऐसा धनराम अपने और मोहन के बचपन के दिनों की स्कूली याद को ताज़ा करते हुए आपस में वार्तालाप करता है। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह के बहुत सारे सपने थे और मोहन से उसके घर वालों के भी बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे और उन्हें उम्मीद था कि एक दिन त्रिलोक सिंह मास्टर का यह शिष्य अपने गांव का नाम रोशन करेगा, स्कूल का और उनका नाम भी ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह भी मोहन को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। और जब मोहन की उस स्कूल से पढ़ाई संपन्न हो गई तो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वृद्ध मुंशी जी बहुत चिंतित रहते थे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। इस प्रकार से वह लखनऊ से आया हुआ युवक रमेश मोहन के पिता अर्थात वृद्ध मुंशी जी से कहता है। वे मोहन को अपने साथ लखनऊ लेकर चले गए। मोहन थोड़ा सीधा साधा लड़का था, इसलिए मोहन से सभी उनके घर के और उस मोहल्ले के सभी लोग छोटा समझकर कुछ ना कुछ अपना काम अपना सामान मंगवाते रहते थे। थोड़ा दही तोला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तोला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के
काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले साल बताकर वे लोग बिता देते, समाप्त कर देते। और इस तरह जैसे तैसे करके 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। गांव से जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती थी कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। और वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभाग की परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोली में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोली के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को धनराम गलाकर गोलाई में उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सकड़ी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़ी की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में शीरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी ठोक कर लोहे को दोबारा गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका भी नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी सीट पर बैठकर हाथ डालने पर अभी तक किसी ब्राह्मण समाज ने ऐसा नहीं किया था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतोष भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृत पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।